1857 का संग्राम, 1857 की क्रांति, इसको सिपॉय म्यूटनी भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये सिपॉयज, मिलिट्री के जो सोल्जर्स थे, उनके द्वारा इस रिवॉल्ट को शुरू किया गया। क्या होता है 1857 में आखिर? देखिए, 1757, 1757 द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस। बैटल ऑफ प्लासी होती है और ठीक उसके 100 वर्ष के बाद 1857 में एक ऐसी क्रांति होती है जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा गया। भारत की आजादी की पहली लड़ाई ये कहा गया। अब से लोगों के अंदर एक फीलिंग आ गई, एक हिम्मत आ गई कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपराजय नहीं है, उन्हें हराया जा सकता है। होता क्या है 1857 में? ऐसा माना जाता है कि इमीडिएट कॉज रिवॉल्ट का है ग्रीस्ड कार्टिजेस यूज करने के लिए दी गई थी, जिसे हम चर्बी वाली बंदूकें भी कहते हैं। वो सोल्जर्स को मेरठ में यूज करने के लिए दी गई थी। एंड वो जो कार्टिजेस है उसका ढक्कन मुंह से सोल्जर्स को खोलना होता था उसको फायर करने से पहले। जो ढक्कन सोल्जर्स को खोलना है वो काऊ, गाय और पिग, सुअर के मांसों से बना हुआ है। ये मांस जो यूज हुआ है ये हिंदू एंड इस्लाम बोथ ही रिलीजन्स के लिए इट इज अगेंस्ट देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। इसीलिए सोल्जर्स बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और उसके बाद वो एक रिवॉल्ट कर देते हैं। तो ये तो ऐसी एक कहानी हो गई, ठीक है, ये इमीडिएट कॉज हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि एक इतनी बड़ी क्रांति जिसे भारत की आजादी की पहली लड़ाई कहा गया है वो सिर्फ एकमात्र कारण के कारण हुई हो? क्या ऐसा हो सकता है कि जो मेरठ में, छावनी में इतना बड़ा विद्रोह हुआ उसका असर पूरे भारतवर्ष में फैल जाए कि आपने वहां पे ग्रीस्ड कार्टिजेस क्यों दिए थे, वो भी उस जमाने में जब वहां पे ना सोशल मीडिया था ना ही कोई मीडिया का सोर्स था। जो पेपर छपेगा वो भी अगले दिन पहुंचेगा, ऐसा नहीं था। ये 100 साल का जो ब्रिटिशर्स का क्रूर शासन था उसके कॉजेस थे, वो सारे रीजंस थे जो कॉज बन करके लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा कलेक्ट कर चुके थे और वो गुस्सा फूटता है एक ज्वालामुखी की तरह 1857 की क्रांति के रूप में। होता क्या है, 11 मई 1857 को, पहले तो 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में जो सैनिक हैं वो विद्रोह कर देते हैं, भारतीय सैनिक, और कहते हैं कि हम ये ग्रीस्ड कार्टिजेस यूज नहीं करेंगे। वो बहुत सारे इंग्लिशमैन को मारते हैं और जो जेल में उनके बंधु कैदी थे उनको भी वो छुड़वाते हैं, भारतीय जो जेलों में बंद थे उनको छुड़वाते हैं और बहुत बड़े लेवल पे विद्रोह करते हैं। अभी ये बात दिल्ली तक पहुंची ही नहीं थी, सुबह हुई ही नहीं थी, लोगों के घर अखबार पहुंचे ही नहीं थे, उससे पहले ही ये सैनिक मेरठ से पहुंच जाते हैं दिल्ली। दिल्ली में राजघाट के दरवाजे से ये रेड फोर्ट में एंट्री लेते हैं, लाल किले में। लाल किले में जो वहां पे उनके समकालीन उस समय 1857 में कौन से मुगल बादशाह थे? बहादुर शाह जफर। उनके समकालीन जो मुगल बादशाह हैं उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप भारतवर्ष की कमान संभालिए, हम आपका शासन एक्सेप्ट करते हैं, और ये सैनिक उन्हें शहनशाह हिंदुस्तान डिक्लेयर कर देते हैं। जब वो दिल्ली पहुंचते हैं, लाल किले में पहुंचते हैं, बहादुर शाह को अपना शहनशाह डिक्लेयर करते हैं, इससे क्या होता है, इसमें लोगों में एक उम्मीद जगती है कि हाँ, हम ये जो ब्रिटिशर्स का अराजक रूल है इससे छूट सकते हैं। तो 11th May 1857 was the date when the soldiers reached to Red Fort and declared Bahadur Shah as the as the ruler of India. Okay. अब क्या कारण है 1857 की क्रांति के? कहाँ पे ये क्रांति, क्रांति के ये सेंटर्स क्या क्या रहे, कहाँ पे कौन से लीडर्स इस रिवॉल्ट को लीड कर रहे हैं, ये सारी डिटेल्स हम पढ़ेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले देखिए कॉजेस क्या है। सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस हैं। ब्रिटिशर्स का जो इंटरफेरेंस था वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड में या पॉलिटी में इंटरफेरेंस उनका नहीं रुका था, अब वे लोगों के जीवन में भी इंटरफेयर कर रहे हैं, लोगों की रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे भी सवाल उठा रहे हैं। ये वो समय काल है जब क्रिश्चियन मिशनरीज आते हैं और भारतवर्ष में लोगों को कंपेल करते हैं, फोर्सफुली कन्वर्जन्स कराते हैं क्रिश्चियनिटी में। जो फोर्सफुली कन्वर्जन्स कराते हैं क्रिश्चियनिटी में, इससे भारतवर्ष के लोग नाराज होते हैं और अपने धर्म से प्रेम होने के कारण वो इसका ऑपोज करते हैं। लोगों के मन में पहले से ही क्रिश्चियन कन्वर्जन्स को लेकर के नाराजगी है। ऊपर से हम क्या देखते हैं कि 1829 में सती प्रथा को अबॉलिश कर देते हैं ब्रिटिशर्स, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट लेके आते हैं। तो ये उस समय की सोसाइटी इतनी प्रोग्रेसिव नहीं थी,
लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि ये सती प्रथा को क्यों बैन किया गया, या विडो रीमैरिज एक्ट क्यों आया। और लोगों ने क्या किया, लोगों ने इसको एक इंटरफेरेंस समझा अपनी निजी जिंदगी में। उन्होंने कहा कि ये अब हमारे इंटरनल अफेयर्स को भी कंट्रोल कर रहे हैं। और इसके अलावा क्या होता था, जो सैनिक थे, मिलिट्री कॉजेस में एक इंपॉर्टेंट कॉज आएगा, मिलिट्री और रिलीजियस दोनों में ही आप लिख सकते हैं इसको। जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक जो तैनात थे ब्रिटिशर्स की आर्मी में, उन्हें कहा गया कि आप ओवरसीज वॉयजेस पे जाइए, मतलब आप भारत से बाहर युद्ध लड़ने जाइए। उन्हें बार बार जो भी विदेशी कंडीशन हो रही है, 7 ईयर वॉर हो रहा है, वर्ल्ड वॉर हो रहा है, वर्ल्ड वॉर तो खैर बाद में आएगा, तो उनको जो भी वॉर्स हो रहे हैं, जहां पे भी ब्रिटेन इन्वॉल्व है, उनको वहां लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। और ये हिंदू धर्म के खिलाफ था। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में ये था, वैदिक कल्चर में उस समय लोगों के रिलीजन में ये प्रचलित था कि अगर आपने जो समुद्री यात्रा की तो आपका जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। तो लोग ये वॉयजेस नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें कंपेल करके बाहर भेजा जाता था। ये भी एक आक्रोश का कारण बना। रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट 1850 में मॉडिफाई करता है ट्रेडिशनल हिंदू लॉज को। तो इन्होंने हिंदू लॉज में भी इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया था। जो भी लॉज थे उनको भी इन्होंने वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन का नाम देकर के बदलने का काम शुरू कर दिया था। ओके, अब क्या हो रहा है, ये तो हो गए सोशल रिलीजियस कॉजेस। उसके बाद कुछ इकोनॉमिक कॉजेस हैं। ब्रिटिश रूल लगभग 100 साल अब भारतवर्ष में रूल कर चुके हैं ब्रिटिशर्स। इसमें क्या हो रहा है मैं आपको बता चुकी हूँ, हमने अपने पिछले लेक्चर में इकोनॉमिक कॉजेस, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स डिस्कस किए थे। जो विलेज सेल्फ सफिशिएंसी है, जो एक भारत का गांव पहले खुद पे डिपेंडेंट होता था, इंडिपेंडेंट होता था, विलेज में ही सारी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री चल रही है और विलेज की सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, उसको ब्रिटिशर्स तोड़ देते हैं। विलेज में सेल्फ सफिशिएंसी नाम की कोई चीज नहीं है। एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन हो जाता है। अर्बन एरियाज से रूरल एरियाज में लोग मूव करते हैं, और जब वहां पे लोग जाते हैं तो वहां पे जमीनों में बंटवारा होता है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स हमें देखने को मिलता है। पेजेंट के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ रहा है। हमने देखा 1857 की क्रांति से पहले ही ये सारे जो मूवमेंट्स थे, सारे जो लैंड रिफॉर्म सेटलमेंट्स थे, परमानेंट सेटलमेंट, देन उसके बाद रेतवारी, देन महलवारी, ये सब आ चुके थे। एंड इनका असर क्या होता है कि जो किसान है उसको बहुत ही ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है और उसको बहुत ही ज्यादा लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ रहा है। किसान की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। ऊपर से इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी मैं आपको समझा चुकी हूँ इकोनॉमिक कॉजेस में, कि क्या हो रहा है, भारत की जो ओरिजिनल लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनको तो डेवलपमेंट नहीं ही मिल रहा है। ऊपर से भारत का रॉ मटेरियल बहुत ही सस्ते रेट पे ले जा करके ब्रिटेन में बेचा जा रहा है, और ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था उस टाइम। वो सारे प्रोडक्ट्स आकर के भारत में बहुत ही महंगे रेट पे बेचे जा रहे हैं। तो एज अ सेलर एंड एज अ बायर, दोनों ही तरीके से यहाँ के किसान को, यहाँ के प्रोड्यूसर को नुकसान हो रहा है। ये सारे जो रीजंस हैं, इकोनॉमिक कॉजेस, इंडिया की इकोनॉमी को बुरी तरीके से तोड़ देते हैं, और इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो इतनी ज्यादा बेकार हो जाती हैं, लोगों के अंदर इस बात का भी आक्रोश था। उसके अलावा मिलिट्री ग्रीवेंसेस, मैंने आपको बताया कि सेपॉय म्यूटिनी होती है। इनको सबसे पहले तो कंपल्सरी क्रॉस द सी का एक फरमान निकलता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि आपको समुद्र क्रॉस करना ही पड़ेगा जब भी जरूरत पड़ेगी, एज पर जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856। देखिए, ये भी एक इमीडिएट कॉज हो गया। 1856 में एक एक्ट आता है, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इसमें बोला जाता है कि अगर सोल्जर्स को जरूरत पड़ी तो समुद्र क्रॉस करके जाना ही जाना पड़ेगा। उनकी सैलरीज भी कम हो जा रही है। उनको क्या हो रहा है, अपने घरों से बहुत दूर दूर, अवे फ्रॉम द होम्स पोस्ट मिल रही है, और कोई भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है। घर से दूर काम करने के लिए कोई पेमेंट, कोई भत्ता भी नहीं मिल रहा है। इवन उनकी जो सैलरीज है वो भी काफी कम है। अगर उनकी ही प्लेस पे, उनकी ही रैंक पे कोई ब्रिटिशर अपॉइंटेड है या कोई यूरोपियन अपॉइंटेड है, उसकी सैलरीज हाई है। इंडिया के लोगों की सैलरीज भी कम है, इनसे सेवाएं भी ज्यादा ली जा रही हैं, इनको तनख्वाह भी कम दी जा रही है। उसके बाद पॉलिटिकल कॉजेस में क्या आता है कि डलहौजी का समय है। डलहौजी 1849 में क्या अनाउंस करते हैं, बहादुर शाह द्वितीय के जो सक्सेसर होंगे, जो उत्तराधिकारी होंगे, उन्हें लाल किला छोड़ना होगा। लाल किला अब बहादुर शाह या मुगल एम्परर वहां पे नहीं रह सकते हैं। भारत के बादशाह से उसका किला छीना जा रहा था।
The annexation of Bhagat and Udaipur were however cancelled and they were restored to their ruling houses. When Dalhousie wanted to apply doctrine of lapse to Karoli, he overruled the court of directors. करौली राजपूताना स्टेट थी, यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगाते हैं डलहौसी में, आपको बता चुकी हूँ क्या है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। एंड देन फिर क्या होता है, जब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगाने की कोशिश करते हैं तब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक बॉडी थी जो सारे डिसीजंस लेते थे, उस बॉडी के अगेंस्ट जाकर के करौली को कैप्चर करते हैं लॉर्ड डलहौजी। तो ये चीज भी लोगों में बहुत ही ज्यादा आक्रोश पैदा कर देती है कि आप कम से कम अपने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की तो बात मानिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में इंडियन रिप्रेजेंटेशन भी मिल चुका था, मैं आपको बताऊंगी जब हम एक्ट्स पढ़ेंगे तब। तो बहुत सारे कॉजेस थे जिन्होंने मिलकर के लोगों में एक आक्रोश पैदा कर दिया था। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो बता रहे हैं इमीडिएट फैक्टर था रिवॉल्ट का, उसमें क्या हुआ था, ब्राउन बेस, ये नाम आ सकता है परीक्षा में, ब्राउन बेस पहले राइफल यूज करते थे हमारे सोल्जर्स, उसकी जगह अब उन्हें एनफील्ड राइफल दी जा रही है। एनफील्ड राइफल जो है उसके ढक्कन को मुंह से खोलना पड़ता था और उसमें काउ फैट यानी कि बीफ और पिग फैट यूज हुआ था, चर्बी गाय की और सुअर की वो यूज की गई थी। तो ये मुस्लिम और हिंदू दोनों के ही सेंटिमेंट्स को आहत करती है। ओके, उसके बाद क्या हो रहा है ये तो हमने पढ़ लिए कॉजेस, क्या कारण थे कि 1857 में एकदम से एक ज्वालामुखी फूटता है और पूरे भारतवर्ष में ये मूवमेंट फैल जाता है। भारतवर्ष में कौन कौन से इस मूवमेंट के सेंटर्स रहे, ये काफी लंबी लिस्ट है, याद रख सके तो बिल्कुल रखिए, अगर नहीं रख पा रही है तो जो इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ वो तो आपको याद रखने ही है कि कौन से सेंटर्स पे कौन सा जो राजा है वो रूल कर रहा था, इसको लीड कर रहा था 1857 की क्रांति को। ओके, सबसे पहले ये शुरू होता है बरकपुर से, बरकपुर छावनी, वहां पे मंगल पांडे ग्रीस्ड कार्टिजेस को लेकर के स्पेशली प्रोटेस्ट करते हैं, बरकपुर छावनी को मंगल पांडे लीड करते हैं। फिर है दिल्ली, तो दिल्ली में है बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खान, बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खान, ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही प्रश्न आते हैं। ये जो मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ ये आपके सब्जेक्टिव पेपर्स के लिए बहुत ही यूजफुल है, और ये जो पॉइंट्स है फैक्ट्स ये आपके ऑब्जेक्टिव पेपर्स के लिए बहुत यूजफुल है। तो हमें दोनों की तैयारी कंबाइंड तरीके से करनी है, याद रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं लखनऊ में बेगम हजरत महल है, बिरजिस कादिर है और अहमदुल्ला है। अहमदुल्ला कौन है, अवध के नवाब जो पहले थे उनके एडवाइजर हैं। बेगम हजरत महल, बिरजिस कादिर और अहमदुल्ला लखनऊ में है। कानपुर में कौन लीड कर रहा है, नाना साहेब, राव साहेब, तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान। नाना साहेब, राव साहेब, तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान ये कानपुर में इसको लीड कर रहे हैं। झांसी में है रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में कुंवर सिंह और अमर सिंह, बिहार के जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह। तो देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कुंवर सिंह और अमर सिंह कहाँ पे रूल कर रहे थे, लीड कर रहे थे, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जगदीशपुर में कौन लीड कर रहा था। जगदीशपुर, आरा, यहाँ पे कुंवर सिंह और अमर सिंह लीड कर रहे थे। उसके बाद इलाहाबाद और बनारस में है मौलवी लियाकत अली, फैजाबाद में है मौलवी अहमदुल्ला। अहमदुल्ला डिक्लेयर्ड द रिवॉल्ट इज जिहाद अगेंस्ट इंग्लिश, ये याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि किसने 1857 की क्रांति को बोला था कि ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जिहाद है, मौलवी अहमदुल्ला जो कि फैजाबाद में लीडर थे रिवॉल्ट के, 1857 की क्रांति के को लीड कर रहे थे फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। उसके बाद आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट, वैसे तो सभी याद रखने हैं पर इंपॉर्टेंट है बरेली, खान बहादुर खान बरेली में लीड कर रहे थे इसको। और फिर है ग्वालियर, कानपुर, ये तो हम पढ़ चुके हैं, कानपुर तात्या टोपे इसको लीड कर रहे थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह है जहां आपको याद रखनी है। अब देखिए इसके अलावा अगर आप याद रख सके, आपकी क्षमता अच्छी है, मेमोरी पावर अच्छी है, तो सारे ही आप याद रखिएगा, कब कहां से प्रश्न आ जाए पता नहीं है। ये तो थी बात कि कौन से इंडिया के हमारे भारतीय लीडर्स इसको लीड कर रहे थे। अब कौन से ब्रिटिश ऑफिशियल्स एसोसिएटेड हैं कहां पर, ये हमें याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से ऑफिसर्स इसको दबाते हैं, रिवॉल्ट होता है, रिवॉल्ट को सप्रेस किया जाता है दिल्ली में और उसके आसपास के एरिया में, मेरठ में, झांसी में, आरा में, कौन कौन से ऑफिसर्स इसको सप्रेस करते हैं वो लिस्ट है और वो याद रखनी है। ये जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं ये इनको सप्रेस करने में इन्वॉल्व थे, रिवॉल्ट को दबाने में इन्वॉल्व थे। सबसे पहला नाम आता है जनरल जॉन निकोलस का, ये दिल्ली में रिवॉल्ट को सप्रेस करते हैं।
ही कैप्चर्ड दिल्ली ऑन 20th of September 1857। हालांकि इनकी फिर मृत्यु हो जाती है, लेकिन ये दिल्ली में रिवॉल्ट को सप्रेस करते हैं। मेजर हडसन किल्ड बहादुर शाह सन एंड ग्रैंडसन्स इन दिल्ली। तो अगर दिल्ली का नाम आए तो आपको याद रखना है जनरल जॉन निकोलसन, मेजर हुडसन, एंड एक और नाम है मेजर आउटराम। मेजर आउटराम, ये तीनों दिल्ली में रिवॉल्ट को सप्रेस करते हैं। उसके बाद आता है इलाहाबाद। इलाहाबाद में कौन सप्रेस करते हैं इसको? ह्यूज व्हीलर। सर ह्यूज व्हीलर, डिफेंस अगेंस्ट नाना साहेब्स फोर्स टिल 26 June 1857, British forces surrendered on 27th on the promise of safe conduct to Allahabad। ह्यूज व्हीलर इलाहाबाद में इसको सप्रेस करते हैं रिवॉल्ट को। उसके बाद आते हैं हमारे जनरल नील। जनरल नील बनारस और इलाहाबाद वाले एरिया को रिकैप्चर करते हैं 1857 जून में, और कानपुर में ये बहुत सारे इंडियंस को भी मारते हैं बदला लेने के लिए नाना साहिब की फोर्सेस से। बनारस, इलाहाबाद, कानपुर में जनरल नील जो है वो इसको सप्रेस करते हैं, इस रिवॉल्ट को। सर कॉलिन कैंपबेल इसको सप्रेस करते हैं। क्या करते हैं सर कॉलिन कैंपबेल? लखनऊ कानपुर का ही एरिया है। कानपुर को फाइनल रिकवरी जो दिलाते हैं वो कॉलिन कैंपबेल दिलाते हैं। फाइनली कानपुर को वापस से ब्रिटिशर्स के अंडर मिलाते हैं कॉलिन कैंपबेल, और लखनऊ को भी फाइनली मिलाते हैं कॉलिन कैंपबेल। तो कॉलिन कैंपबेल का नाम लखनऊ और कानपुर से एसोसिएटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लस बरेली भी। डेट्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कब मिलाते हैं, बस ये याद रखिए कि सर कॉलिन कैंपबेल जो है वो कानपुर, लखनऊ और बरेली को वापस से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाते हैं। हेनरी लॉरेंस है चीफ कमिश्नर ऑफ अवध। इनकी मृत्यु हो जाती है हालांकि 2 जुलाई 1857 में, लेकिन अवध में जो सप्रेस करते हैं रिवॉल्ट वो है हेनरी लॉरेंस। मेजर जनरल हैवलॉक। जनरल हैवलॉक डिफीटेड द रेबल्स ऑन 17 जुलाई 1857 एंड डाइड एट लखनऊ। तो इनका भी नाम लखनऊ से जोड़ा जाता है, जनरल हैवलॉक का। ओके, नेक्स्ट इज विलियम टेलर एंड आई। ही सप्रेस द रिवॉल्ट एट आरा। आरा में कौन सप्रेस करते हैं? विलियम टेलर। उसके बाद ह्यूज रोज, ये झांसी में रिवॉल्ट को सप्रेस करते हैं। बुंदेलखंड का एरिया है झांसी में, ग्वालियर, झांसी, ग्वालियर का जो एरिया है इसको वापस से ये ब्रिटिश एम्पायर में मिलाते हैं। और बनारस को वापस से कौन कैप्चर करते हैं? वो है कर्नल ऑनसिल। ये नाम आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट नाम है। ह्यूज रोज, कर्नल ऑनसिल, कॉलिन कैंपबेल, जनरल हैवलॉक, जनरल निकोलसन, हुडसन एंड ह्यूज व्हीलर। ये नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए ये 1857 की क्रांति जो होती है वो ठीक है होती है, बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होता है? हमारे बहुत सारे फायदे होते हैं। फायदों में क्या आता है? सबसे अच्छी बात है कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो भारतवर्ष में अब से लोगों में आ रही है। नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन, राष्ट्रवाद की जो भावना है वो अब लोगों के अंदर आ चुकी है, और लोग अब सोच रहे हैं कि अब ब्रिटिशर्स से जीतना मुश्किल नहीं है, ब्रिटिशर्स अब पराजय नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो रिवॉल्ट है इसको एक फेलियर माना जाता है, क्योंकि ये कुछ ज्यादा हमारे अचीवमेंट्स में ऐड नहीं कर पाता अगर हम मटेरियलिस्टिकली देखें तो। और ये क्यों फेलियर माना जाता है, उसके कुछ रीजंस हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रीजन ये है, देखिए बहुत सारे जो लोकल रूलर्स थे उन्होंने इस रिवॉल्ट को सपोर्ट नहीं किया, तो ये जो ऑल इंडिया कैरेक्टर था रिवॉल्ट लेने से रह गया। ग्वालियर के सिंधिया थे, इंदौर के होलकर थे, हैदराबाद के निजाम थे, जोधपुर के राजा थे, भोपाल के नवाब थे, पटियाला के रूलर थे, और सिंध और कश्मीर के थे रूलर्स, नेपाल के राणा थे। इन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। बहुत सारे जो लोकल रूलर्स हैं उन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, परमानेंट सेटलमेंट लाके, और उसके बाद रियोतवारी ला करके, रियोतवारी तो खैर पेसेंट से डील कर रहा था, परमानेंट सेटलमेंट जो था जमींदारी सिस्टम, उसमें जमींदारों का एक सोशल क्लास इन्होंने डेवलप कर लिया था जो कि ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल था, जो ब्रिटिशर्स को कभी धोखा नहीं देगा। इसके ही परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि बहुत सारे जमींदारों का इन्हें सपोर्ट मिलता है, लोकल रूलर्स का सपोर्ट मिलता है, और वो जो फूट डालो और राज करो की नीति है इनकी, ये सक्सेसफुल होती हुई इन्हें दिखती है। तो ऑल इंडिया कैरेक्टर लेने से ये रिवॉल्ट जो है चूक जाता है, और इसी कारण ब्रिटिशर्स की इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने में जीत हो जाती है।
एक तो हो गया लोकल रूलर सपोर्ट नहीं करते, दूसरा जमींदार सपोर्ट नहीं करते। ये आप पॉइंट्स लिख लीजिए, याद कर लीजिए। सबसे पहले लोकल जो रूलर्स हैं उनका सपोर्ट नहीं मिलता है, फिर जमींदार्स का सपोर्ट नहीं मिलता है। उसके बाद क्या हो रहा है, ये तो ठीक है, इंसेक्ट्स का सपोर्ट नहीं मिला, मनी लेंडर्स जो हैं उनका भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मनी लेंडर्स का सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है इंडिया में 1857 के रिवॉल्ट को, और ये ब्रिटिशर्स के साइड है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो रिवॉल्ट कर रहे हैं लोग, जो रिवॉल्ट में क्रांति में इन्वॉल्व हैं, इनके सबसे पहले टारगेट थे मनी लेंडर्स। बहुत सारे मनी लेंडर्स की जो जागीरें हैं या हम कहें जो उनके ऑफिसेज है, उनको तोड़ा भी गया, उनको जलाया भी गया। रीजन वॉज कि ये गरीबों पे, किसानों पे बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे। ये थे इंडियंस ही, लेकिन इन्होंने इतना ज्यादा क्रूरता फैलाई हुई थी कि ये जो लोग रिवॉल्ट कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा आक्रोश में हैं, इनका पहला टारगेट थे मनी लेंडर्स। तो मनी लेंडर्स सपोर्ट नहीं देंगे ऑब्वियसली, वो ये थोड़ी कहेंगे कि आप आइए हमारे घर को जलाइए। वो खुद इन्वॉल्व थे, खुद इन्होंने ब्रिटिशर्स से बहुत ज्यादा करप्शन लिया हुआ था और ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे थे मनी लेंडर्स। तो मनी लेंडर्स का भी सपोर्ट नहीं मिलता है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सेक्ट है जो पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो है एजुकेटेड इंडियंस का। ये थोड़ी सी डिफरेंट बात है। एजुकेटेड इंडियंस जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्यों? सिर्फ कंजर्वेटिव लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। रीजन ये था कि जो एजुकेटेड इंडियंस हैं उनके दिमाग में अभी भी कहीं ना कहीं था कि जो इंडिया की कंजर्वेटिव सोसाइटी है, जैसे कि जो सती प्रथा का रूल था, विडो रीमैरिज का लॉ था, ये सारे ब्रिटिशर्स लेकर के आए हैं। तो इन्होंने जो एजुकेटेड इंडियंस हैं इनके मन में एक सहानुभूति बैठाई हुई थी अभी भी, ये ब्रिटिशर्स के साथ थे कि हम खुद सक्षम नहीं है रूल करने के, एंड ये ब्रिटिशर्स हमारे लिए अच्छा ही कर रहे हैं, हमारी जो सोसाइटी है उससे कुरीतियों को हटा ही रहे हैं। अभी तक एजुकेटेड इंडियंस यही समझ पा रहे थे। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे एजुकेटेड इंडियंस भी इंडियन नेशनल मूवमेंट से जुड़ते हैं और कैसे वो विद्रोह करते हैं। तो अभी तक एजुकेटेड इंडियंस के दिमाग में ये चल रहा है कि जो ब्रिटिशर्स का रूल है वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए फायदे वाला है। एजुकेटेड इंडियंस भी इसको, रिवॉल्ट को नहीं सपोर्ट करते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रीजन ये हो जाता है इस रिवॉल्ट के फेल होने का कि हमारी जो आर्मी की टेक्निक्स हैं वो बहुत ही बेकार है। हमारे पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, आर्मी की टेक्निक्स काफी पुअर थी कंपैरेटिव टू ब्रिटिश। तो इसमें क्या हो रहा है, जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी आर्मी वेल ट्रेन्ड है, डिसिप्लिन्ड है, इनके जो ऑफिसर्स हैं वो यूनिफॉर्म में रह रहे हैं। यूनिफॉर्म में रहने का मतलब है कि मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडियन आर्मी के लिए क्या टर्म यूज किया है, दे वर पेजेंट्स इन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म से मेरा मतलब है कि डिसिप्लिन। उनकी आर्मी में जो मेन है वो रिक्रूट हुए थे, उनके पास एक डिसिप्लिन है, आर्मी के एटिकेट्स हैं। और हमारी आर्मी तब तक इतनी डेवलप नहीं थी, और हमारे जो लोग हैं ये ब्रिटिशर्स कह रहे हैं देवर पेजेंट्स इन यूनिफॉर्म, ये किसान है जिन्होंने यूनिफॉर्म पहन के और लड़ना शुरू कर दिया है। हमारे यहाँ के लोगों में हिम्मत की कोई कमी नहीं थी, ब्रेवरी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण हम 1857 की क्रांति को एक वो स्वरूप नहीं दे पाते जो हमें देना चाहिए था। तो लैक ऑफ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस। लैक ऑफ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो ये थी कि जो भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन थे, रेलवेज, टेलीग्राफ, ये सारी चीजों पे कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का। और हमारे इंडियंस जो थे, जो रिवॉल्ट कर रहे थे, उनके पास इन चीजों को एक्सेस करने की परमिशन नहीं थी, रेलवेज को, टेलीग्राफ को। तो यहाँ से वहां जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है वो काफी लेट पहुंच रही है, और जो साथ मिल रहा है लोगों को 1857 की क्रांति में वो काफी लेट मिल रहा है, या कई जगह तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंच रही है कि भाई दिल्ली में क्या चल रहा है। ये चीज बंगाल में रह रहे लोगों को पता ही नहीं है कि दिल्ली में क्या चल रहा है, क्योंकि रेलवेज, टेलीग्राफ, इवन प्रेस का जो काम है वो सब का सब ब्रिटिशर्स के अंडर था, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। ओके, अब ये हो गया कि व्हाट वर द कॉजेस ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट। इस रिवॉल्ट से आखिर इफेक्ट क्या पड़ता है, इम्पैक्ट क्या पड़ता है, फायदा क्या होता है हमारा। देखिए होता क्या है, सबसे पहला जो फायदा होता है, मैंने आपको बताया कि पहली बार नेशनलिज्म की फीलिंग इंडिया में अरोज होती है, लोगों में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद की भावना आती है फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद क्या होता है कि एक एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट आता है, एक्ट ऑफ बेटरमेंट ऑफ इंडिया, गुड गवर्नमेंट बाद में आता है, एक्ट ऑफ बेटरमेंट ऑफ इंडिया आता है 1858 में। अब क्या हो रहा है,
अब सारी की सारी पावर्स 1858 से 1857 की क्रांति के बाद चली जाती हैं क्राउन में। कंपनी से चली जाती हैं सारी पावर्स क्राउन में। अब इंडिया को जो रूल कर रही है वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट कर रही है, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी अब सक्षम नहीं है रूल करने के, ऐसा ब्रिटेन का क्राउन सोचता है, और अब जो डायरेक्ट सत्ता है वो ब्रिटेन के क्राउन के पास चली जाती है। जो हमारी आर्मी है, हमारी आर्मी ने ऐसा एक रिवॉल्ट कर दिया, इसकी उम्मीद नहीं थी ब्रिटिशर्स को, तो इसके परिणाम स्वरूप अब ब्रिटिशर्स ज्यादा सचेत हैं। अब वो अपनी आर्मी को ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं कि आगे से ऐसा कोई भी रिवॉल्ट या ऐसा कोई भी इवेंट ना हो। 1857 का रिवॉल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है इंडियन हिस्ट्री में। इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहा गया है, इसको सेपॉय म्यूटनी भी कहा गया है। पर देखिए, भले ही सेपॉय म्यूटनी के नाम से प्रसिद्ध है, सेपॉय म्यूटनी के रूप में इसका जो बर्थ है, ओरिजिन है, वो हुआ मतलब सिपॉयज यानी सोल्जर्स, उन्होंने पहली बार विद्रोह किया, लेकिन इसने धीरे धीरे हम देखते हैं एक पैन इंडिया कैरेक्टर ले लिया था, लेने की कोशिश कर रहा था। ये इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में फैल चुका था, और बहुत सारे ग्रुप्स, किसान, उसके बाद किसानों के बाद हमारे जो वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, और बहुत सारे सेक्ट्स निकल करके सामने आते हैं जिन्होंने इस रिवॉल्ट को सपोर्ट किया। इवन हम देखते हैं रॉयल भी, बहुत सारे लीडर्स हमें मिलते हैं, झांसी की रानी है वो सपोर्ट करती है। तो ये सारे अलग अलग सेक्ट ने इस रिवॉल्ट को सपोर्ट किया। इसका मतलब ये जो रिवॉल्ट है ये सिर्फ और सिर्फ सीमित नहीं रह गया सोल्जर्स तक, इसने बहुत सारे ग्रुप्स को इन्वॉल्व किया। इसीलिए सिर्फ इसको सेपॉय म्यूटनी कहना गलत है, ये सेपॉय म्यूटनी से कुछ ज्यादा था और एक नेशनल रिवॉल्ट से कुछ कम था। पैन इंडिया कैरेक्टर भी पूरी तरीके से नहीं ले पाया था, क्योंकि हमने बात की कि इसमें अलग अलग जो लोग हैं उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसमें कि सिख और गुरखा रेजिमेंट जो है उन्होंने ब्रिटिशर्स की आर्मी को सपोर्ट किया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जमींदारों ने इसको सपोर्ट नहीं किया, एजुकेटेड इंडियंस ने इसको सपोर्ट नहीं किया। तो अगर आपके पास एक एनालाइज करने के लिए क्वेश्चन आए सब्जेक्टिव पेपर में कि वॉज रिवॉल्ट ऑफ 1857 द सेपॉय म्यूटनी या ओनली सेपॉय म्यूटनी, तो आप लिखेंगे नो, इट वॉज नॉट ओनली अ सेपॉय म्यूटनी, but it was something more than a sepoy mutiny, but something less than a national movement. सेपॉय म्यूटनी से कुछ ज्यादा था, लेकिन एक नेशनल मूवमेंट, ऑल इंडिया मूवमेंट से कुछ कम था। This was all about the revolt of 1857. I hope things are clear to you. I hope you are getting something out of these lectures. Keep studying, stay tuned. 1857 की क्रांति के बाद हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कांग्रेस का गठन, इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे बनती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पेजेंट एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे 1857 की क्रांति के समय या उसके बाद अलग अलग एरियाज में जो किसान हैं उनके विद्रोह शुरू हो चुके थे, और अलग अलग ट्राइब्स हैं उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिए थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे राइज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, व्हाट वाज मॉडर्न नेशनलिज्म एंड हाउ इट रोज इन इंडियन सोसाइटी। Stay tuned, keep studying. Thank you so much.